नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूं, मुगल काल। मध्यकालीन भारत का एक फेमस टॉपिक है। इसमें मैं पूरा समझाऊंगा बाबर से लेकर अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय तक। ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। तो समझना, मुगल काल के बारे में अगर बात करें तो मुगल काल का जो शासन रहा, तो मुगल काल जो चला है वो चला है 1526 से 1707 तक। कब तक? 1707 तक। 1526 शासन काल 1526 से 1707 तक चला है। और अगर इसका संस्थापक देखा जाए तो इसका संस्थापक था बाबर। बाबर का शासनकाल रहा 1526 से 1530 तक। कब तक? 1526 से 1530 तक। अब समझना, बाबर के पिता का नाम अगर पूछा जाए तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और माता जी थी इनकी कुतुल निगाल खान बानो। क्या नाम था? कुतुल निगाल खान बानो कि ये संतान था। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। अब समझना, बाबर के बारे में अगर बात करें तो इसका जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इसका होता है जन्म बाबर का, अर्थात वैलेंटाइन डे के दिन होता है बाबर का जन्म। बाबर वैलेंटाइन डे का गिफ्ट था। अब समझना, उल्लेख मिलता है कि बाबर का जो जन्म था ये अफ़गानिस्तान में एक रियासत है जिसका नाम था ट्रांसऑक्सियाना। ट्रांसऑक्सियाना के फरगना नामक क्षेत्र में होता है बाबर का जन्म। अब समझना, बाबर का जन्म ये फरगना में होता है। अफ़गानिस्तान की एक रियासत है जिसका नाम था ट्रांसऑक्सियाना, उसी में एक जगह पड़ती है जिसका नाम था फरगना, और फरगना में होता है बाबर का जन्म। अगर मैं इसमें अध्ययन करें तो उल्लेख मिलता है कि अफ़गानिस्तान में जो दंत कथाएँ प्रचलित हैं उनमें अगर अध्ययन किया जाए तो उनमें उल्लेख मिलता है उन किताबों से कि जब बाबर 7 वर्ष का था तो 7 वर्ष की उम्र में ये बच्चा सारा दिन योद्धा अभ्यास में व्यस्त रहता। लड़ाई दंगा इसका काम था, लड़ना कुचलना सब जो है, सब जितने प्रकार की जो है लड़ाई दंगे से रिलेटेड बातें थी सब इसको आती थी। एक दिन इसकी इस कंडीशन को देखकर एक दिन इसके पिता को टेंशन हो जाती है उमर शेख मिर्ज़ा को। उमर शेख मिर्ज़ा कहता है, पता नहीं क्या ऐसा पुत्र पैदा कर दिया कि ये सारा दिन योद्धा अभ्यास में व्यस्त रहता है। एक दिन उमर शेख मिर्ज़ा बाबर को बुलाता है, कहता है बाबर इधर आ। कहता है बेटा योद्धा अभ्यास से काम नहीं चलेगा, जनता को आपको साथ में लेकर चलना होगा, आपको प्रशासनिक कलाएं भी आनी चाहिए जब अगर आपको राज्य चलाना है। तो ये अपने पिताजी को सिर्फ एक ही बात कहता है, कहता है पिताजी आपका जो ये फरगना है ना, ये मेरी पैरों की जूतियों के लिए भी कम पड़ जाएगा। मेरी निगाहें तो उत्तर भारत को देखती हैं। अब ये 7 वर्ष का बच्चा अगर उत्तर भारत के जीतने के अगर सपने लेने लगा तो इसका मतलब वो प्रयास तो कर ही रहा होगा। अगर कोई चीज़ अगर प्लानिंग बनाई जाती है तो इसका मतलब उसमें जो है जैसे कोई पॉलिसी है, पॉलिसी मतलब प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की सोचना, तो प्लानिंग तो कर ही रहा है। अब ये मौका इसको अतिशीघ्र ही मिलता है और ये कहता है आपका जो ये फरगना है ना, ये मेरी पैरों की जूतियों के लिए भी कम पड़ जाएगा। मेरी निगाहें तो उत्तर भारत को देखती। अब समझिए इस बच्चे की सोच। ये मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? ये कुछ ऐसे होते हैं, इसे बोलते हैं टैलेंट। एक होता है इंटेलिजेंट, एक होता है स्किल जो हम सीख कर प्राप्त करते हैं, एक होता है टैलेंट जो ईश्वर वहीं से देता है, टैलेंट उसे बोलते हैं। तो ये इसके टैलेंट है, दिमाग की उपज है, तो ये प्रयास तो कर ही रहा है। ये मौका इसको अतिशीघ्र ही मिलता है। किसको? बाबर को। बाबर जैसे ही 7 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का? 7 वर्ष का। 7 वर्ष की उम्र में ही इसका पिता का हो जाता है देहांत। कब?
11 वर्ष की 7 साल बाद जो है 7 वर्ष की बाद में जो है तो ये सोचता है 11 वर्ष बाद इसके पिता का हो जाता है, इसके जन्म से यानी 11 वर्ष बाद 1494 ईस्वी में इसके पिता का हो जाता है देहांत, और इसको यह मौका अतिशीघ्र हाथ आता है। अब ये इसका 11 वर्ष की अवस्था में इस बालक का होता है राज्याभिषेक। किसका? बाबर का राज्याभिषेक होता है। बाबर राजा बनता है फरगना का। इन्हीं 1494 से लेकर, कब से? 1494 से लेकर 1507 वर्ष में, कब तक? 1507। इसमें जैसे ही बाबर 13 वर्ष का हो जाता है, कितना? 13 वर्ष का। इसी बीच में 1493 से 1507 के बीच में 13 वर्ष की अवस्था में बाबर की 3 शादियां भी हो जाती हैं। 3 जब शादियां हो जाती हैं, जिसमें से पहली बेगम का नाम था माही और दूसरी थी गुलरुख और तीसरी थी दिलदार। क्या नाम था? दिलदार। 3 यहाँ शादियां हो जाते हैं और इनसे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ और समय आ गया कौन सा? 1507 तक इनसे कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ। इन्हीं बीच में इनकी शादी भी हो जाती हैं, तो ये और टेंशन में आ गया। इसके दिमाग में आता है कि ना तो यहाँ तो परिवार बढ़ रहा है और ना ही इधर साम्राज्य का विस्तार हो। बाबर सोचता है तो करूं तो क्या करूं। उसी समय 1507 में बाबर एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम होता है क्या? पादशाह। ये पादशाह तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है तुर्की भाषा में बादशाह, और इसी उपाधि का, और ये मिर्ज़ा की उपाधि को त्यागता है। उमर शेख मिर्ज़ा इसके पिता की पैतृक उपाधि थी, इसको त्यागता है और ये पादशाह की उपाधि धारण करता है। पादशाह का शाब्दिक अर्थ होता है बादशाह। जैसे ही ये उपाधि धारण करता है तो इसके ठीक 9 महीने बाद एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम ये रखवाता है हुमायूं। क्या नाम रखवाता है? हुमायूं। और इसी ये हुमायूं का अगर देखा जाए शाब्दिक अर्थ होता है लकी, अर्थात भाग्यशाली। ये वही हुमायूं है जो एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है और 7 दिन बदल बदल कपड़े पहनता था। लेकिन ये अपने पिता के लिए जितना भाग्यशाली हुआ उतना ही अपने निजी जीवन में इतना दुर्भाग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है हुमायूं का भाग्यशाली। अब समझना यहीं से। अब कुछ समय बाद बाबर युद्ध अभ्यास चला रहा है 1507 से। कब से? 1507 से। लेकिन इसको पता ही नहीं है कि करूं तो क्या करूं। उल्लेख मिलता है कि इन्हीं बीच में एक राजा था जिसका नाम था शिवानी खां। क्या नाम था? शिवानी खां। शिवानी खां, ये उल्लेख मिलता है कि अफ़गानिस्तान का एक राजा था, राजा कहो या सरदार। ये 1502 में एक युद्ध करता है बाबर के साथ, और बाबर के साथ जब युद्ध करता है तो बाबर की बहन को उठा के ये ले जाता है और उससे निकाह कर लेता है। कौन? शिवानी खां। कुछ समय बाद इस शिवानी खां को उस क्षेत्र से, उज्बेकिस्तान के क्षेत्र से इसको निकाला जाता है। वहाँ का राजा इसको मारता है, कहता है तू यहाँ से यह क्षेत्र खाली कर। नहीं, मैं मार खाली करवा लूँगा, नहीं मार डालूँगा। तो ये बेचारा जाए तो कहाँ जाए? तो ये जाता है कहाँ? बाबर के पास। अगर बाबर के पास जाएगा तो बाबर की बहन को, वैसे ही 1502 में एक युद्ध लड़ा था सरायपुल का युद्ध, उस युद्ध में ये युद्ध जीत जाता है और बाबर की बहन को उठा के ले जाता है, उसके साथ निकाह कर लेता है। उल्लेख मिलता है कि ये बाबर ये सोचता है शिवानी खां कि जाऊं तो कहाँ जाऊं, बाबर के पास जाऊं तो बाबर से वैसे ही दुश्मनी है। लेकिन मन बनाता है, कहता जाता हूँ, और जाके बाबर से कहता है बाबर तू मान या ना मान, तेरा जीजू तो मैं ही हूँ। बाबर को ये बात पता थी कि आज तक सबसे ज़्यादा टक्कर किसने दी है? इसी शिवानी खां।
और उसी समय जैसे ही शिवानी खां आता है तो शिवानी खां बाबर को 2 युद्ध कलाएं सिखाता है, जिसका नाम था तुलगमा युद्ध नीति और दूसरी थी तोपखाना युद्ध नीति। तुलगमा युद्ध नीति में क्या होता था कि सैनिक चारों तरफ से आते थे और घेर के आक्रमण किया जाता था और मार डाला जाता था, और तोपखाना युद्ध में जो है तोपों से आक्रमण किया जाता था। अब समझना, अब जब 2 युद्ध कलाएं सीख जाता है तो बाबर उसी समय अपने बचपन का सपना भूल जाता है और अभियान चलाता है। कहाँ? पंजाब में। ये अभियान चलाता है पंजाब वाले क्षेत्र में। पंजाब के बाजौर और भेरा 2 गांव हुआ करते थे। कौन से? बाजौर और भेरा। बाजौर और भेरा पर ये आक्रमण करता है यूसुफ जई जातियों के खिलाफ। किसके खिलाफ? यूसुफ जई जाति रहती थी, ये मराठा भंडारियों की तरह दमन करने वाली जाति हुआ करती थी। इनके खिलाफ ये युद्ध अभियान चलाता है बाबर। उल्लेख मिलता है कि ये युद्ध इसलिए चलाता है कि ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जाते थे जहां बाबर का आधिपत्य था, वहां पे आक्रमण करते थे। आक्रमण करने के बाद ये यूसुफ जई जाति यहीं बाजौर और भेरा वाले गांव में आ जाते थे। एक दिन बाबर की जनता परेशान हो जाती है और बाबर की जनता शिकायत करती है बाबर को कि ये बहुत परेशान करते हैं यूसुफ जई जाति, और इन्हीं यूसुफ जई जाति के विरुद्ध में 1515 और 1526 में बाबर अभियान चलाता है, पहला आक्रमण करता है। कब? 1526 और 1515 और 1526 में यूसुफ जई जाति के खिलाफ पहला आक्रमण करता है तोपों से। अगर पूछा जाए कि भारत में तोपें कौन लेकर आया था, तो आया था आपका बाबर। अब यहाँ समझिएगा, लेकिन जैसे ही इसको ख़त्म कर देता है पंजाब के बाजौर और भेरा में, और यहीं पे एक सूबेदार था जिसका नाम था दौलत खां लोधी। क्या नाम था? दौलत खां लोधी। ये यहाँ का सूबेदार था। वो प्राण बचा के फिर भाग जाता है, फिर बाद में आ जाता है। वो कहता है सही रहा, ये ख़त्म हो गए यूसुफ जई जाते। अब समझना, अब आगे की कहानी सुनिए। अब जैसे ही ये वाला क्षेत्र पंजाब वाला जीत जाता है तो बाबर को अब याद आता है अपने बचपन का सपना। बाबर सोचता है कि यार अब मैं करूं तो क्या करूं। तो अब उस समय बाबर को याद आता है अपने बचपन का सपना। किसका? बचपन का सपना। बचपन में उसका उद्देश्य था उत्तर भारत को जीतना, लेकिन बाबर को तो पता ही नहीं है कि यहाँ का शासक कौन है, किसके खिलाफ मैं युद्ध करूं। लेकिन बाबर जाता है और लौट के भाग आता है। यहाँ से यूसुफ जई जातियों के खिलाफ आक्रमण करता है और यहाँ से लूट पाट करके फिर वहीं अपना चला जाता है अफगानिस्तान। पता ही नहीं है कि मैं आक्रमण करूँ तो किस वाले क्षेत्र में लूँ। अगर मैं भारत पे नज़र मारूँ तो उस समय एक ही शासक था भारत का, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। समझिए, इब्राहिम लोदी शासक है भारत का। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 2 जगह से शासन चलाता है। एक तो है आगरा और एक है दिल्ली। कौन? आगरा और दिल्ली। ये 2 जगह से शासन चलाता है। इसका मुख्य केंद्र दिल्ली है और उपकेंद्र इसका आगरा है। 2 जगह से शासन चलाता है कौन? इब्राहिम लोदी। लेकिन बाबर को पता नहीं है कि यहाँ का राजा कौन है? इब्राहिम लोदी। और ये राजा है तो इसका चाचा है जिसका नाम है आलम खां लोधी। क्या? आलम खां लोधी। और इसका एक सूबेदार है जिसका नाम है, सूबेदार कह दो, ये नौकर कह दो, जिसका नाम है दौलत खां लोधी। क्या नाम है? दौलत खां लोधी। अब ये आलम खां लोधी चाहता है, ये इसका चाचा है, ये चाहता है किसी प्रकार से इब्राहिम लोदी का नाश हो तो मैं राजा बन जाऊं। दौलत खां लोदी चाहता है कि इब्राहिम लोदी मर जाए तो मैं राजा बन जाऊं। दोनों की एक जैसी सोच है। तो आपको पता है कि एक जैसी सोच वाले अति शीघ्र ही मिलते हैं। कहते ज्ञानी से ज्ञानी मिले,
नीच से नीच और कीच से कीच। अब समझना, तो ये दोनों अतिशीघ्र ही इनका मिलन होता है और ये कहते हैं यार अपन तो दोनों भाई भाई, इसको मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, एक आगरा ले लेगा एक दिल्ली ले गया, अपन लोगों को अब ज़रूरत है किस चीज़ की है, पर्याप्त है। तो ये कहता है यार बात तो सही है। तो ये कहता है चलो मैं सीधा इस पर एक आइडिया देता है, कहता है चलो मैं इस पर आक्रमण कर देता हूँ, सीधा क्या कर देता हूँ, आक्रमण। ये पहला आइडिया देता है क्या, आक्रमण का। अब समझो, तो ये कहता है सूबेदार, कहता है यार देख तेरे पास कितने सैनिक हैं, कहता है 20,000, कहता है इतने ही मेरे हैं, यहाँ कितने हैं 5 लाख, कहता है ये तेरा भतीजा नहीं है तेरा काका है, सीधा युद्ध करेगा। तो इसका पहला आइडिया फेल हो जाता है। इसके बाद ये एक दूसरा आइडिया देता है, कहता है यार ऐसा करते हैं कि हम किसी की सहायता ले लेते हैं, अगर उसको ज़रूरत होगी तो आज वो हमारी सहायता करेगा, इसके बाद कल उसको ज़रूरत होगी तो हम उसकी सहायता कर देंगे। तो उस समय सहायता करने वाला एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है राणा सांगा। क्या नाम है, क्या राणा सांगा इसकी सहायता करेगा इन दोनों की? बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर उल्लेख मिलता है कि ये इतना महत्वाकांक्षी आदमी था बाबर नामा के सापेक्ष, अगर देखा जाए तो बाबर नामा में बाबर ने खुद लिखा है कि ये इतना महत्वाकांक्षी शासक था, मैंने इसके अपने जीवन में इतना महत्वाकांक्षी शासक ने इतना ताकतवर देखा है, इसके तो 1-2 रॉन्ग नंबर डायल हो गए थे जो इसको लेट हो गए थे। अब यहाँ समझिए, तो इनके मन में विचार आता है राणा सांगा से सहायता लेने के लिए और मन में ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये एक तीसरा आइडिया निकालता है, कहता है यार ऐसा करते हैं, हम एक किराए का गुंडा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? गुंडा। उससे कहेंगे तू ये बता तुझे कितना पैसा चाहिए, तू पैसा बता, बाकी इसको मारना है, ये मर जाएगा, तू पैसा बता। तो ये उस समय उछल पड़ता है इसकी इस बात को सुनकर। ये जब ये तीसरा आइडिया देता है आलम खां, क्या लगा आलम खां की इस बात पर दौलत खां को। दौलत खां सूबेदार है कहाँ का? पंजाब का। ये पंजाब का सूबेदार है। तो पंजाब वाले क्षेत्र में किसने आक्रमण किया है? बाबर ने। किसने? बाबर ने। और इसकी नज़रों में तो ये क्या है? एक लुटेरा है। कहता है यार अब काम बन जाएगा। ये कहता है, उछल पड़ता है, कहता है क्या हो गया? कहता है पैसेंस रख, कहता है सब हो जाएगा। कहता है अब मैं काम समाप्त कर दूंगा। कहे भाई साहब मेरे नज़र में एक इतना भयंकर आक्रमणकारी है, कितने भयंकर तरीके से गोले दागता है कि आंखें मिची का मिची रह जाती। तो ये कहता है नालायक फ़ोन कर बुला उसको। कहता है मेरे पास अभी कोई नंबर नहीं है, उसका नंबर है ही नहीं। तो कहता है मैं उसको लेटर लिखूंगा। क्या करूंगा? लेटर लिखूंगा। तो इनके बीच पत्र व्यवहार होता है और पत्र व्यवहार कराने वाला था इतिहासकार जिसका नाम था शिलाजीत धवन। शिलाजीत धवन के माध्यम से पत्र व्यवहार होता है। और बाबर को तो इतना ही चाहिए था। ये बाबर को प्रलोभन देते हैं, कहते हैं बाबर अगर तू इसको मारने में अगर कामयाब रहा तो तुझे जितना धन लूटना हो जी भर के लूट के ले जाना दिल्ली आगरा का। तो बाबर को तो इतना चाहिए था, मुझे पता तो चले कि यहाँ का राजा कौन है, किसके खिलाफ आक्रमण कर। बाबर तुरंत कहता है प्रॉमिस, तुरंत जो है हाँ भर देता है बाबर। और उसी समय कुछ समय बाद बाबर की एक प्लानिंग बदलती है। बाबर कहता है कि ये तो बताओ जिसके खिलाफ मुझे युद्ध करना है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ, इसकी युद्ध कलाएं कैसी हैं, इसके कितने हथियार हैं, किस प्रकार के हथियार हैं, कितने सैनिक हैं, कौन कौन सी सेनाएं हैं। ये कहते हैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम इधर आओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, 5 ही लाख हैं।
ये कहते हैं बाबर, कहता तुम्हारी इतनी औकात होती, ये दोनों मोटिवेशन दे रहे हैं, कहते तुम इधर आओ। ये कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात होती तो मेरे से सहायता क्यों लेते। कहता है अगर मूड खराब किया तो दोनों को समाप्त कर दूंगा, बाबर कहता है। अब ये साइलेंट हो जाते हैं। ये दोनों इसका धीरज बनाते हैं, कहते हैं यार ऐसा करते हैं कि एक राजा है जिसका नाम है राणा सांगा। क्या नाम है? राणा सांगा। अगर ये व्यक्ति आपकी सहायता करेगा तो आप अवश्य जीत जाओगी। इसको मारने में सफल हो गया। तो ये जो है बाबर इसको पत्र लिखता है राणा सांगा को, और राणा सांगा क्या इसकी सहायता करेगा। राणा सांगा 2 बार खतौली और धौलपुर के युद्ध में 1516 और 1517 2 बार इसको हरा भी चुका है। किसको? इब्राहिम लोदी को, खतौली और धौलपुर के युद्ध में। क्या ये राणा सांगा इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति इसकी सहायता करेगा? नहीं। लेकिन बिना, कहते हैं ना सकल, एक कहावत है उसमें रामायण में कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि की यह रीति। तो ये स्वार्थ के हिसाब से ये कहता है कौन? कहता यदि बाबर इसको प्रलोभन देता, कहता यदि मैं मारने में इसको मारने में यदि मैं सफल रहा तो आधा भारत तेरा रहेगा और आधा भारत मेरा रहेगा। अब समझो कौन प्रलोभन देता है। ये बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं होता है। तो ये बेचारा हाँ भर देता है। राणा सांगा कहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कुछ समय बाद ये राणा सांगा अपने दरबारियों को बताता है, कहता यार ऐसा है कि एक आक्रमणकारी आएगा, उसके खिलाफ हमें आक्रमण करना है। ठीक, इस इब्राहिम लोदी के खिलाफ हमें इसकी सहायता करनी है बाबर की। कहता है अगर हम इसको मारने में सफल हो गए तो आधा भारत मैं ले लूँगा, आधा बाबर ले लेगा। इसके दरबारी कहते हैं राणा तेरा दिमाग कहाँ चला गया, तूने बेच खाया क्या अपना दिमाग? क्या भरोसा जीतने के बाद ये लुटेरा तुझे दे आधा भारत या ना दे? क्या गारंटी? तू आज्ञा दे। राणा सांगा इसके दरबारी कहते हैं 10 मिनट में इसको ख़त्म कर देते हैं। इसको तो वैसे ही 2 बार हरा चुके हैं खतौली और धौलपुर के युद्ध। अब ये जो है अपना युद्ध मैदान सजाने लगता है। कौन? बाबर। हरियाणा के पास एक जगह है जिसका नाम है पानीपत। क्या नाम है? पानीपत। पानीपत में जो है ये युद्ध मैदान सजाने लगता है। कौन? बाबर। बात आ जाती है 1526 की। कब की? 1526। ये यहाँ से चारों तरफ से तोपें लगाता है और यहाँ से ये सैनिक लगाता है। तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग करता है, बीच में गड्ढा खोद देता है। क्या करता है? गड्ढा खोद देता है। और ये इंतज़ार करता है कौन? बाबर। किसका? राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा आएगा और मेरी सहायता करेगा। लेकिन और आता ही नहीं। और समय आ जाता है जिस दिन युद्ध होना था 21 अप्रैल 1526। कौन सा? 21 अप्रैल 1526। उस समय पानीपत का प्रथम युद्ध जिस दिन होना था। और ये तो आता दिखाई ही नहीं देता है राणा सांगा। और यहाँ से जैसे ही 5 लाख के सैनिक आते हुए देखता है बाबर, तो बाबर के हाथ पांव फूल जाते हैं। बाबर सोचता है यार अब मैं करूं तो क्या करूं। 3 लाख सवार सैनिक और 2 लाख पैदल सैनिक जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये बेचारे घबरा जाते हैं कि करें तो क्या करें। यहाँ 20,000 सेना थे। उसी समय इसके 2 तोपची थे जिसका नाम था उस्ताद अली और ईसा अली बाबर के। ये यहाँ से तोपें दागने का काम कर रहे थे। और जैसे ही आते देखते हैं तो आगे आगे चल रहे थे सवार हाथी घोड़ों में 3 लाख पैदल, वो हाथी घोड़ों में 3 लाख सवार सैनिक और 2 लाख पैदल सैनिक। जब ये देखता है तो ये उसी समय अगर बात करें तो तोपें दागने लगता है। कौन? उस्ताद अली और ईसा अली। उस्ताद अली और ईसा अली। कौन? उस्ताद अली और ईसा अली तोपें दागने लगते हैं।
जैसे ही तोपें दागते हैं तो हाथी और घोड़ों ने कभी आवाज़ इसकी सुनी नहीं थी। आपने देखा होगा गांव का जानवर होता है, अगर उसके सामने हॉर्न बजा दो ना तो हो सकता है 10-15 को ले डूबे, मार के रौंद मारे। तो यही ऐसे ही हालत यहाँ भी होती है। यहाँ आगे चल रहे हैं कौन? सवार सैनिक हाथी घोड़ों में। उनने कभी हाथी घोड़ों ने आज तक आवाज़ ही नहीं सुनी थी। तो जैसे ये आवाज़ यहाँ से तोपें चलती हैं, तोपें चलने के बाद जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं तोपें, तो हाथी घोड़े उसी तरफ की ओर चलने लगते हैं, वापस लौटने लगते हैं, मार के रौंद मारते हैं। और उसी समय सल्तनत काल का पहला योद्धा इब्राहिम लोदी मारा जाता है और इस प्रकार से बाबर की विजय होती है और बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है 21 अप्रैल 1526 का। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा खानवा का युद्ध। खानवा के बाद आप घाघरा और चंदेली का युद्ध समझेंगे। फिर इसके बाद हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद उसका लड़का अकबर, अकबर के बाद धीरे धीरे आगे जहांगीर आ जाएगा। वही अनारकली की प्रेम कहानी सुनाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। वही अनारकली डिस्को चली, मज़ा आ जाएगा। ठीक, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आपको आने वाले समय में। और आप जो है, आपकी अगर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रही तो मैं पूरा मुगल काल पढ़ा दूंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। आप लोगों के हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महिलाओं, बच्चों, अन्नदेताओं और सैनिकों का सम्मान कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।